हेलो एंड वेलकम टू द क्लास बंक। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रॉनिस्लाव मेलिनोव्स्की। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं सोशियोलॉजी के। ठीक है, तो आज हम इनको पढ़ेंगे। तो इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये पोलैंड से थे। ठीक है, इनका जो इनका जो जन्म था ये इनका जन्म हुआ 1884 में, 1884 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु हुई इनकी 1942 यूएसए में। अब इस ड्यूरेशन के बीच में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करे सोशियोलॉजी में। ठीक है, बट ये जो थे, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, साथ में एथनोग्राफिक थे, एथनो। अब एथनोग्राफिक को हिंदी में कहते हैं नरवंश विज्ञान। मैं आपको एक एक चीज़ें, हर चीज़ समझाऊंगा एक। ठीक है, ठीक है, ये हम यहाँ देखें तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ही वॉज द फाउंडिंग ऑफ मोरल एंथ्रोलॉजी एंड फील्ड वर्क मेथड्स। ठीक है, अब ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो ह्यूमंस की सोसाइटी का और या ह्यूमंस का पास्ट एंड प्रेजेंट को पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्डर, कल्चर। ठीक है, इन सब के बारे में ध्यान में रखते हुए ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर इनका ये उसमें भी बिलीव करते थे कि ये नरवंशवाद विज्ञान में भी बिलीव करते थे। एथनोग्राफर थे। तो एथनोग्राफर आखिर में क्या होता है? मैंने यहाँ पे लिखा है एथनोग्राफर। एथनोग्राफर्स होते हैं जो फील्ड में रह के, ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उस पर अपनी एनालिसिस करते हैं। ये एथनोग्राफर होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एथनोग्राफिक की बेसिस पे स्टडी करी थी। तो हमारा ये क्या है? एक रिसर्च मेथड है। तो ये आप नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ोगे कि एथनोग्राफर एक हमारा एक क्वालिटेटिव टूल है। ठीक है, क्वालिटेटिव, जो जिसमें आप क्या करते हो, आप जो है किसी एक फील्ड बेस्ड स्टडी करते हो, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? एथनोग्राफर। तो एथनोग्राफर भी थे। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथनोग्राफर प्लस ये सोशियोलॉजिस्ट, ये तीनों चीज़ों की जो है कहीं ना कहीं इसमें इनका कंट्रीब्यूशन है, मेलिनोव्स्की का। ठीक है, अब इनने कुछ फेमस इनके जो वर्क है, जैसे कि एग्नोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ये हम देखेंगे आगे भी। इन्होंने फील्ड वर्क पे एम्फेसाइज करा, फील्ड वर्क पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, वो जो थे, इन्होंने एक स्टडी करी ट्रोम्ब्रेंड आइलैंड पे। ठीक है, जो कि ओशियाना में है, पापुआ न्यू गिनी में, पेपुआ न्यू गिनी। ठीक है, अब ये कहाँ पे है? ये ओशियाना में, ये ऑस्ट्रेलिया के पास जगह है। उस जगह को ओशियाना कहते हैं। तो वहाँ पे ये रह के इन्होंने क्या करा? ऑब्जर्वेशंस करे, स्टडी करी उस आइलैंड पे रह के जो भी ट्राइब्स थी। ठीक है, तो वही ये सारी चीज़ें यही हिंदी में लिखी हुई हैं। तो आप देख लें। अब इनकी कुछ थ्योरीज थी, जैसे फंक्शनलिज्म, जिसमें ये बिलीव करते हैं। कल्चर, थ्योरी ऑफ नीड्स, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट मेथड इन्होंने यूज़ करा। कूलर एक्सचेंज रिंग की थ्योरी दी। मैजिक, रिलीजन एंड साइंस थ्योरी दी। एंड मेलिनोव्स्की ऑन मैरिज एंड किंगशिप पे इनके क्या विचार थे। तो जैसे कि मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फंक्शनलिज्म क्या होता है, जब याद करो मैंने आपको जब सिलेबस समझाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको फंक्शनलिज्म बताया था। ठीक है, अब ये जो थिंकर हम पढ़ रहे हैं ना मेलिनोव्स्की के, तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको जब मैं सिलेबस समझाया था तो मैंने उसमें की कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर मैं फंक्शनलिज्म आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फंक्शनलिज्म बेसिकली होता है कि किसी भी सोसाइटी में, ठीक है, ये एक सोसाइटी है, इसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहाँ के वैल्यूज़ होंगी, रूल्स होंगे कुछ। ठीक है, मैरिज होगी, ठीक है, या फैमिली होगी। तो जो भी चीज़ होगी सोसाइटी में एक सर्टेन रोल प्ले कर रही है। ठीक है, वो बहुत ही ज़रूरी है। और सब जितनी भी चीज़ें हैं उस सोसाइटी में, उनका सबका अपना अपना रोल है। उसी की वजह से एक सोसाइटी क्या है, काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट हैं। हाथ है, नाक है, कान है, जो हमारे फाइव सेंसेस हैं, प्लस जो और भी पार्ट है, सबका अपना अपना काम है। उसी की वजह से ही तो हमारा पूरा शरीर चल रहा है। तो उनका कहने का फंक्शन उसी में बिलीव करते हैं कि हर चीज़ जो भी सोसाइटी में है वो क्या कर रही है, वो एक अपना इंडिविजुअल रोल प्ले कर रही है। उसी की वजह से सोसाइटी क्या स्टेबल है, सोसाइटी फंक्शन कर रही है। तो बस मेलिनोव्स्की भी इसी में बिलीव करते थे। अब मेलिनोव्स्की का क्या मेन था? मेलिनोव्स्की का जो मेन आइडिया था वो किस पे था? मेन आइडिया वो था कल्चर पे। उनका मेन आइडिया तो कल्चर ही है जो एक सारी बेसिक नीड्स और बेसिक फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी क्या है, स्टेबल है। और सोसाइटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या एक कलेक्टिवली वर्क कर रही है या स्टेबल है। इतना समझ में आया? बस तो इनकी यही थ्योरीज हैं, ये बहुत सिंपल हैं। बस अगर आपको मेन फंक्शन समझ में आ गया होगा कि फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शन क्या है, तो उसी के आधार पे आप देखोगे कि मेलिनोव्स्की ने क्या करा, इन सब की पढ़ाई करी। किसकी? कल्चर की पढ़ाई करी। तो कल्चर इज द मेन आइडिया, कल्चर मुख्य आइडिया, जिससे वो थ्योरी ऑफ नीड्स को भी देखेंगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट रह के एक ट्राइब्स की पढ़ाई करेंगे ट्रिम्बॉइड आइलैंड में। ठीक है, फिर कूलरिंग की थ्योरी भी देंगे, मैजिक, रिलीजन और साइंस थ्योरी भी देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस पे। ठीक है, और इनके व्यूज़ भी मैरिज और किंगशिप पे इसी बेसिस पे होंगे।
ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनलिज्म है, क्रियात्मकवाद है, वो यही चीज़ है जो मैंने आपको इससे पहले बताई। संस्कृति, आवश्यकताओं का सिद्धांत, प्रतिभागी अवलोकन निधि, कूला विनियम, ये सारे सिद्धांत जो है अभी मेलानोस्की में देखे थे। अब जो फंक्शनलिज्म की मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शनलिज्म में क्या है, उससे पहले मैं आपको कुछ बुक्स बता दूं जो इन्होंने लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। जैसे एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक जो 1922 में लिखी, सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवेजेस, ठीक है। फिर इनकी 3 बुकें और हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कोरल गार्डन, देयर मैजिक्स, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, मैजिक, साइंस एंड रिलीजन, ये सारी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अब बैक आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्रियात्मकतावाद या फंक्शनलिज्म क्या है, ठीक है। तो फंक्शनलिज्म क्या है बेसिकली, तो मैंने आपको अभी बताया कि फंक्शन एक आइडिया है एक एंथ्रोपोलॉजी में, दैट वो बताता है कि एवरी पार्ट ऑफ अ कल्चर एग्जिस्ट टू सर्व एज अ पर्पस मेनली टू मीट द नीड ऑफ द पीपल इन दैट सोसाइटी। मतलब मनोविज्ञान में क्रियात्मकतावाद यह विचार है कि संस्कृति के हर हिस्से जैसे परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास और औजार का एक उद्देश्य होता है जो मुख्य रूप से समाज के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद है। तो मेलोनस्की यही ये कह रहे हैं, इनका फंक्शनलिज्म ये कह रहा है कि सोसाइटी में ना, तो मैंने जैसे बताया कल्चर इनका मेन पार्ट है। अब कल्चर में क्या है ना, जो भी ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, रिचुअल्स हैं, ठीक है, कस्टम्स हैं, ठीक है, जो भी रीति रिवाज वगैरह हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक रोल का एक पर्पस या रोल को क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं उन, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उनका एक कोई उद्देश्य है, वो हर हिस्से को क्या कर रहे हैं, एक मुख्य समाज में एक मुख्य रूप निभा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो जो सर्व कर रहे हैं, उसका पर्पस सर्व कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि सोसाइटी की कुछ नीड्स हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, उन सोसाइटी को ही तो सर्व कर रहे हैं, उन सोसाइटी का पर्पस को ही तो फुलफिल कर रहे हैं, क्या, ट्रेडिशनल रिचुअल्स कस्टम्स। इतना समझ में आया। मैं फिर एक बार समझाता हूँ कि फंक्शनलिज्म वो है कि जो कल्चर के बिहाफ पे वो ये देखते हैं कि कल्चर जैसे कल्चर है वो क्या कर रहा है, उसके कुछ रीति रिवाज होंगे, फंक्शंस होंगे, बिलीव्स होंगे, ठीक है, ट्रेडिशंस होंगे, वो किसी ना किसी सोसाइटी के किसी ना किसी पीपल्स की नीड को कुछ ना कुछ कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो एवरी पार्ट ऑफ अ कल्चर एग्जिस्ट टू सर्व एज अ पर्पस, मतलब वो कुछ ना कुछ जो भी रीति रिवाज है वो क्या कर रहा है, जो कल्चर का जो भी रीति रिवाज है वो कुछ ना कुछ पर्पस को टैकल कर रहा है, किसके, ह्यूमंस के नीड को, पीपल के नीड के, जो सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है। आगे मेलोनस्की कहते हैं कि वो उसमें बिलीव नहीं करते कि कस्टम और प्रैक्टिस अनलेस वी आस्क द फंक्शन डज नॉट सर्व द पीपल्स लाइफ, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि जो मेलोनस्की का मानना था कि किसी भी रिवाज या परंपरा को समझने के लिए हमें यह पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए कि यह लोगों के जीवन में कौन सा कार्य फंक्शन करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई भी कस्टम है या रिचुअल है, ठीक है, तो अगर वो फंक्शन कर रहा है तो हमें उससे ये पूछना चाहिए, उस फंक्शन पे को, उस रिचुअल को ध्यान में रखते हुए उसमें क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर ये क्या पर्पस जो है सर्व कर रहा है किसी एक सोसाइटी में। इतना समझ में आया। तो बस मेलोनस्की इसी पे ही पढ़ते हैं। तो फिर इसको पढ़ने की मेलोनस्की की क्या अप्रोच रहेगी, तो उनकी अप्रोच ये रहेगी, कल्चर, वो कहते हैं कल्चर एक मशीन की तरह है कि जहाँ पे एवरी पार्ट हैज़ इट्स जॉब एंड कीप सोसाइटी वर्किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया फंक्शनलिस्ट ऐसे ही सोचते हैं कि हर सोसाइटी में कोई ना कोई काम है, वो अपना अपना फंक्शन कर रहा है। अब फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड, कस्टम्स हेल्प पीपल पर्पस, फील सेफ, बिलोंगिंग एंड फाइंड मीनिंग, स्टडी पीपल इन देयर एवरीडे लाइफ टू सी हाउ दिस कस्टम एक्चुअली वर्क, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं मेलोनस्की, वो उसी पे यही और एम्फेसाइज करते हैं कि जो फोकस है इंडिविजुअल का, ठीक है, इंडिविजुअल की जो नीड है, वो कस्टम्स जो है वो क्या करते हैं, पीपल को सर्वाइव करने में, फील सेफ, बिलोंगिंग, फाइंड मीनिंग, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। अगर एग्जांपल लें कि कोई भी एक सोसाइटी है, उसमें क्या हो रहा है, एक रिचुअल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिचुअल है, मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे करवा चौथ है, ठीक है, करवा चौथ है या छठ पूजा है, ठीक है, छठ पूजा है। तो इस समय क्या हो रहा है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन जो है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, तो एक रिलेशन पर्पस सर्व कर रहा है। छठ पूजा में एक सोसाइटी में सब लोग एक बिलोंगिंग को करते हैं, ठीक है, एक किसी एक रिचुअल को परफॉर्म करते हैं और उससे सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। जैसे टोटेज हमने डरखाम में देखा था, तो जैसे छठ पूजा में नदी के पास जाते हैं, सर्टेन एक अपने रिचुअल्स करते हैं और उसमें क्या होता है, सब लोग हंसी खुशी रहते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सर्टेन सोर्स ऑफ एनर्जी उन्हें दिख रही है और वहाँ पे जाके सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिख रही है कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ रही है। तो सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है वो सर्टेन एक फंक्शन को क्या कर रहा है, पर्पस सर्व कर रहा है। इतना समझ में आया। तो सेम इन्होंने क्या करा, मेलिनोस्की ने एक फील्ड वर्क करा ट्रोबिरेंड आइलैंड में, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी में, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने यही फंक्शनलिज्म की यही अप्रोच अपनाई और वहाँ के कल्चर को स्टडी करा। उन्होंने कैसे स्टडी करा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेंट रह के, मतलब वो उसमें खुद उस फील्ड वर्क में शामिल थे और उनके साथ रह रहे थे और वहाँ पे उस चीज़ को उन्होंने देखा। तो मेलिनोस्की का दृष्टिकोण यही था कि सांस्कृतिक एक मशीन की तरह है, संस्कृति एक मशीन की तरह है, इसका हर हिस्सा ऐसा कार्य करता है जिससे समाज सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैजिक एंड फिशिंग, अब इन्होंने एक और उदाहरण दिया
ठीक है, अब वो ऐसे था कि मैजिक एंड फिशिंग, अगर मैं नेक्स्ट उस पर बात करूँ तो वो ऐसे था कि जैसे मान लीजिए ये जो ट्रॉबीरैंड का आइलैंड है, ठीक है, ट्रॉबीरैंड, ठीक है, ये एक आइलैंड है जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जो भी ट्राइब्स है वो यहाँ पे सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जाते हैं समुद्र में मच्छी को पकड़ने के लिए, टू कैच द फिशिंग फिश। ठीक है, अब वो जो फिशिंग करने जाते हैं तो जब वो डीप समुद्र के पास जाते हैं और वहाँ पे जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो व्हाट दे डू, कि वहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ कुछ प्रार्थना करते हैं या कुछ रिचुअल ऐसा करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि हम डूबने से वो हम बच जाएंगे। तो वहाँ पे मेलोनस्की यही कहते हैं कि आइसलैंडर यूज मैजिक स्पेल्स बिफोर गोइंग डीप सी फिशिंग, नॉट इन अ शैलो लगून। तो मतलब वो यही कह रहे हैं कि जब ये किनारे पे रहते हैं तब तो ऐसा नहीं करते, बट जब डीप फिशिंग में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये कुछ प्रार्थना कुछ मैजिकल चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, तो इसका ये रिचुअल का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे मेलोनस्की बोलते हैं कि जो ये पीपल को हेल्प करता है कि जो भी फियर है, जो भी उनका डर है उस, और जो या कोई अनसर्टेनिटी है, कोई भी अनिश्चितता है या कोई डर है, तो वो उससे उनको बचा लेता है। तो मेलोन्स्की यहाँ ये भी कहते हैं कि ये जो मैजिक है ये सिली नहीं है, ये मजाक नहीं है, ये लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, कॉन्फिडेंस देता है ताकि वो ऐसे रिस्क ले सकें। तो ये आपको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जादू और मछली की यही कहानी थी, तो इसको ऐसे याद रखना, जादू और मछली की ये कहानी थी कि जब वो मच्छी पकड़ने जाते थे, कुछ एक अपना रिचुअल करते थे या कुछ ऐसी मैजिक स्पेल्स करते थे, ठीक है, ताकि जादुई मंत्र पढ़ते थे ताकि वो उस समुद्र में जा सकें और वहाँ से पकड़ के आ सकें और हर उस मुसीबत या अनसर्टेनिटी अनिश्चितता से निपट सकें। ठीक है, तो ये मेलोनस्की का मैजिक एंड फिशिंग था। अब फैमिली एंड किनशिप पे बात करते हैं। तो ट्रॉबीलैंड आइलैंड में एक मैट्रिमोनियल सिस्टम होता था। ठीक है, वो होता था, वो इनहेरिटी होता था कि जो इनहेरिटेंस थ्रू द मदर साइड, मैरिज इनहेरिटेंस एंड लैंड राइट्स पर ऑर्गेनाइज अराउंड दिस, तो मेंटेन सोशल ऑर्डर, और ये सब इन्होंने बताया कि इसका ये फंक्शन होता था। अब ये रिचुअल क्या है, हिंदी में ही पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ट्रोबेंट समाज में मातृवंशी प्रणाली मैट्रिनिलियल थी। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी थी, मैट्रिनिलियन सोसाइटी थी, मातृ सत्ता वाली थी, ना कि पितृ सत्ता वाली पैट्रिलियन सोसाइटी थी। ठीक है, यानी वंश और संपत्ति का उत्तराधिकारी माँ की ओर से होता था। जैसे अब हमारी सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे पितृ सत्ता में चलेगा, जो वाइफ होगी वो शादी करके अपने हस्बैंड के घर आती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो जो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे वो पेरेंट्स फादर की तरफ से होंगे, ना कि मदर की तरफ से होंगे, बट वहाँ पे क्या था, मैट्रिनोलल सोसाइटी हुआ करती थी। और विवाह, उत्तराधिकारी और भूमि व अधिकार इनके नियमों पर आधारित होते थे, मतलब माँ की ओर से जो मातृ सत्ता में जो भी होता है वो चीज़ें यहाँ पे होती थी। अब यहाँ पे बेसिकली, तो अगर मेलानोस्की ने ये पढ़ा, ठीक है, तो इन्होंने इसका क्या आउटपुट निकाला, इस कल्चर को पढ़ा कि वहाँ पे भाई मैट्रिलोनियल सोसाइटी थी, मैट्रिनियल सोसाइटी। ठीक है, अब ये जो सोसाइटी थी, तो इन्होंने इसका फंक्शन क्या निकाला, क्या फंक्शन हो सकता है, तो इसका फंक्शन ये हो सकता है कि भाई एक सोशल ऑर्डर को जो है क्या करेंगे, वो मेंटेन कर सकते हैं। क्या सोसाइटी मेंटेन रहेगी, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, प्लस साथ में ये भी इंश्योर करती है कि जो भाई रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन हैं, वो क्या होंगे, वो सही तरीके से क्या करें, आगे बढ़ाए जाएं। ठीक है, प्रॉपर्टी को आगे अपने जो भी है, जो भी उसका उत्तराधिकारी है, उस प्रॉपर्टी को आगे एक सही ढंग से पास करा जाए। ठीक है, पास द प्रॉपर्टी, जो भी उसका कौन है, हकदार है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो उसका मेन फंक्शन यही है कि अगर वो फैमिली ऑन किनशिप की बात करो तो वहाँ पे मैट्रिमोनियल सोसाइटी थी। उस मैट्रिमोनियल सोसाइटी में तो जितनी भी चीज़ें होती थी वो माँ की तरफ से होंगी। अगर प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा होना है तो माँ की तरफ से होगा, कोई विवाह या भूमि का कोई भी अधिकार देना है अपने आगे यंग वंस को, आगे की जनरेशन्स को, तो वो भी माँ की तरफ से ही होगा। ठीक है, तो इससे मेलोनस्की ने यही निकाला कि जो फंक्शन है वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है और साथ में प्रॉपर्टी भी आप पास ऑन कर सकते हो, ठीक है, अपने यंग वंस को। ठीक है, इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज का इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आगे हो सकता है। तो इन शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि जो मेलानोस्की का, या संक्षेप में यही कह सकते हैं कि जो फंक्शनलिज्म है, जो कल्चर इज़ नॉट, वो कोई रैंडम चीज़ नहीं है। ठीक है, संस्कृति यथोचित नहीं होती है। एवरी ट्रेडिशनल और बिलीफ हैज़ अ पर्पस, उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। इट हेल्प्स पीपल सर्वाइव एंड फील सिक्योर, तो मतलब सर्वाइव भी कर सकते हैं और बहुत सिक्योर सी फील होता है। अब कस्टम को पढ़ने के लिए व्हाट प्रॉब्लम डज दिस सॉल्व, तो ये क्या समस्या ऐसी हैं, किसी रिवाज को समझने के लिए, किसी रिवाज को समझने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए ये कौन सी समस्या का हल निकालता है, मतलब कोई भी कल्चर किस समस्या का हल निकालता है। तो मेलोनोस्की ने कल्चर की परिभाषा यहाँ पे दी। कल्चर इज एवरीथिंग पीपल लर्न, डू एंड शेयर एज पार्ट ऑफ लिविंग टुगेदर। ठीक है, कल्चर मतलब यही है कि वो खुद से
नहीं होता जब पैदा होते हो, वो आप धीरे धीरे क्या करते हो, सीखते हो, समझते हो और उसको आगे पास ऑन करते हो। अब उस कल्चर में क्या क्या आता है, उस कल्चर में आता है कि आपका क्या विश्वास है या क्या मूल्य है, मतलब बिलीव्स एंड वैल्यूज़ आएंगे, क्या परंपराएं रिचुअल्स है, वो भी आप सीखने मिलती है। फिर आगे अपने जनरेशन में पास करते हो, लैंग्वेज भी आप सीखते हो, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, रूल्स अबाउट हाउ टू बिहेव, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी आपको समझने को मिलती हैं। इतना समझ में आया, तो ये कल्चर की भाषा है। ठीक है, कल्चर को आप ऐसे समझते हो, कल्चर की डेफिनेशन ये है कि भाई कि वह सब कुछ है जो सीखता है, करते हैं और साझा करते हैं। क्या संस्कृति, जब वे समाज में एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, विश्वास और मूल परंपराएं और रीति रिवाज। ठीक है, फिर उसमें आता है हमारा व्यवहार, आ गया व्यवहार के नियम, उपकरण और तकनीक, भाषा, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम सीखते ही तो हैं। तो फिर वही मेलोनस की आगे कहते हैं कि मेलोनस की जो विचार हैं कल्चर पे वो यही है कि कल्चर एक वर्किंग होल मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, एवरी पार्ट हेल्प पीपल टू सर्वाइव एंड देयर मीट। कि वही कल्चर एक जो सेंटर पार्ट है, ठीक है, एक सेंटर पार्ट है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स हैं और वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, और ह्यूमन की जो पीपल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ जो नीड्स हैं वो पूरा कर रहे हैं। तो यही पूरा मिलकर क्या बनाती है, हमारी एक सोसाइटी को बनाती है। और ये आगे ये भी बोलते हैं कि वी शुड लुक एट हाउ कल्चर वर्क इन रियल लाइफ बाय लिविंग विद पीपल्स, ऑब्जर्विंग देयर डेली रूटीन, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि मेलानोस्की कि हमें ना सिर्फ कल्चर दूर से नहीं देखना चाहिए, हमें उसमें जाके किसी भी सोसाइटी में कल्चर जाके उसके बीच में रहना चाहिए, उसका एक प्रतिभागी अवलोकन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब वो प्रतिभागी अवलोकन कैसे होगा कि भाई उनकी दैनिक जीवन में जाके का उनका अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो कि क्या कर रहे हैं रियल लाइफ में, क्या नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ बाहर से हमें कुछ और समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी करना चाहिए। जैसे उन्होंने एक रिचुअल का करा था, जैसे कि मैजिक एंड फिशिंग जब वो करने जाते हैं, या फिर कूला रंग का कॉन्सेप्ट है, कूला रिंग वाला। ठीक है, तो ये क्या है, मेलानोस्की ने एक फील्ड वर्क में रह के जो उनकी पढ़ाई करी थी, यही वहाँ पे उदाहरण लिए हुए हैं कि कूला रिंग, जादू मछली परिवार और संबंध, जैसे कि हमने पढ़ा। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ही तो है, प्रतिभा के अवलोकन ही तो है जो मेलानोस्की ने करा। अब जो मेलानोस्की हैं वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पूरा होल सिस्टम की तरह देखते हैं, तो मेलानोस्की उसको एक वास्ट अपरेटस की तरह देखते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपने करा होगा एक अपरेटस, तो एक बहुत बड़ा अपरेटस की तरह देखते हैं कि वहाँ पे आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कल्चर, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। अब ये सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं सिर्फ और कस्टम, बट कैसे पीपल सीखते हैं, शेयर करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं वर्ल्ड को, भी यही चीज़ है। और बेसिकली कल्चर क्या करता है, कल्चर ये भी करता है कि जो पीपल्स हैं उनकी नीड को भी पूरा करता है। ठीक है, अब वो जो भी नीड्स हैं वो कैसी इंडिविजुअल नीड्स भी हो सकती है, सोसाइटी की भी नीड हो सकती है। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे मेलानोस्की ने सोसाइटी की नीड्स को डिवाइड करा, किसमें, मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक नीड्स को। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है हिंदी में। तो उन्होंने संस्कृत को कैसे देखा, उन्होंने ऐसे देखा कि विस्तृत तंत्र की तरह देखा, जिसमें मेलानोस्की ने संस्कृति को एक जटिल और परस्पर से जुड़ी एक प्रणाली के रूप में देखा है, जो केवल वस्तुओं या परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि लोग दुनिया को कैसे सीखते हैं, समझते हैं और साझा करते हैं आगे। अब जो हमारा कल्चर है, ठीक है, वो उस कल्चर में सोसाइटी जो है वो कैसे मतलब एक दूसरे की नीड्स को पूरा करती है। तो कल ये बोलते हैं कि कल्चर जो है वो नीड्स हमारी एक जैविक आवश्यकताओं को, जैसे मतलब उनकी जो सांस्कृतिक और अस्तित्व में, इसलिए ताकि व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों नीडों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, दोनों नीड को पूरा करेंगे। अब दोनों नीड को हम कैसे देखेंगे, एक तो भौतिक और एक अभौतिक। ठीक है, अब वो अभौतिक और भौतिक नीड्स में हम ऐसे देख लेंगे कि, या फिर उसे कह देंगे हम एक बायोलॉजिकल नीड, एक साइकोलॉजिकल नीड। तो बायोलॉजिकल नीड वो हो गई जहाँ पे हम खाने वगैरह की डिमांड करते हैं, साइकोलॉजिकल नीड हो गई जो हमें सोर्स ऑफ बिलोंगिंग दिखाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें हम जैविक आवश्यकताएं जैसे भोजन, आश्रय को ध्यान में रखते हुए करते हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जैसे अपनापन और सुरक्षा की भावना। तो ठीक है, तो ये क्या है, आप दोनों इन भावनाओं को देखते हो। सोशल नीड्स, यही तो सोशल नीड्स हो गई, एक हमारी साइकोलॉजिकल है, कोई बायोलॉजिकल नीड्स हो गई, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक नीड्स हो गई। ठीक है, जो टच हो सकती है, जो नहीं हो सकती, तो वही ये सारी नीड्स है हमारी। ठीक है, ये कौन पूरा करता है, ये कल्चर या सोसाइटी हमारा पूरा करती है। ठीक है, आगे फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारा सोशल सिस्टम है, ठीक है, कल्चर फंक्शन एज अ सोशल सिस्टम, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। तो भाई जो कल्चर है वो हमारे व्यवहार को भी तो करता है, कि हमने पहले पढ़ा था जब कल्चर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें बिलीव्स और वैल्यूज़ भी तो देखे थे। तो आपके वैल्यूज़ क्या डिफाइन करेंगे कि एक भाई सोसाइटी जो है, ह्यूमन बिहेवियर, उनका इंटरेक्शन कैसा होगा, वो चीज़ भी वहाँ पर देखने को मिलेगी। लैंग्वेज, भाषा, जब आप इंटरेक्ट करोगे तो एक लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कल्चर को वो सोशल सिस्टम की तरह भी देखते हैं। लर्न एंड शेयर्ड, ये भी हमने बात करी कि वो वहाँ सीखते भी हैं और शेयर भी करते हैं। तो वही ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कल्चर इज़ नॉट इननेट, मतलब कल्चर जो है आप
पहले से इनकलकेट होके नहीं आता, वो आप आगे चल के जब जैसे 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 आप बढ़ते चले जाते हो, एज में भी बढ़ते चले जाते हो, ठीक है, तो आप सोसाइटी में क्या करते हो, उस चीज़ को सीखते हो, शेयर करते हो और पास ऑन करते हो अपनी अलग अलग जनरेशन्स पे, जो आपकी आगे की जनरेशन्स आगे अलग अलग आती जा रही हैं, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि सोशल सिस्टम में सामाजिक प्रणाली की तरह देखा गया है कि जो संस्कृति है एक सामाजिक प्रणाली की तरह कार्य करती है, जो मानव व्यवहार और पारस्परिक संबंधों को संगठित और नियंत्रित करती है। इतना क्लियर हुआ। सेम चीज़ यहाँ पे है जो मैंने अभी बताया, लर्न एंड शेयर्ड, सीखी और साझा की जाती है। तो बेसिकली कल्चर क्या है हमने देखा जो कल्चर है हमारा वो शेयर्ड करा जाता है, लर्न करोगे आप उसको और आगे क्या करोगे, शेयर करोगे, ठीक है, यही सारी तो चीज़ें हैं। वो एक सोशल सिस्टम की तरह भी काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब थ्योरी ऑफ नीड्स की बात करते हैं, जो हमने देखा था एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये दोनों बीपी ऐसे करके याद कर लो। तो बायोलॉजिकल नीड्स हमारी वो हो गई, ठीक है, वही जो एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नीड्स थी, तो वो नीड्स हो गई जिसमें हम क्या करते हैं बेसिकली बायोलॉजिकल, जिसमें हमें खाने की, रिप्रोडक्शन की, ये सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता रहती है, तो वही बायोलॉजिकल नीड्स हो गई। और जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हो गई भाई, जो हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, बिलीव वाली, वैल्यूज़ वाली, तो ये सारी हमारी साइकोलॉजिकल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया था थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स में कि मेलिनोव्स्की बिलीव दैट ऑल पार्ट ऑफ द कल्चर एग्जिस्ट टू मीट ह्यूमन नीड्स, ठीक है। तो कल्चर जो है क्या है, वो सिर्फ इसलिए है कि वो मानव की जो कुछ नीड्स है, मानव की जो नीड्स है उसको क्या कर रहा है, उसको वो कर्टेल कर रहा है, उसकी जो है भरापूर्ति कर रहा है। तो कल्चर इज डेवलप्ड बिकॉज पीपल हैव बेसिक नीड्स, ईच कस्टम और इंस्टीट्यूशन हेल्प टू फुलफिल वन और दोज नीड्स। तो हर कल्चर में कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, कुछ इंस्टीट्यूशंस होंगे, कुछ कस्टम्स होंगे जो उस नीड्स को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो अब जैसे मेलिनोव्स्की ने 3 नीड्स निकालनी भागे, वैसे तो हमें पता था कि साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है, बट मेलिनोव्स्की ने 3 नीड्स दी। एक तो बायोलॉजिकल नीड्स हो गई हमारी, जिसमें हम कल्चरल नीड्स भी देखेंगे, फिर उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल नीड्स दी और इंटीग्रेटिव नीड्स दी, ठीक है, जैसे हम साधनात्मक आवश्यकताएं जो इंस्ट्रूमेंटल नीड्स हो गई और समेकित आवश्यकताएं इंटीग्रेटिव नीड्स हो गई। तो हम इन तीनों नीड्स को एक एक करके देखते हैं। तो कौन कौन सी हो गई, बेसिक नीड्स, दूसरी इंस्ट्रूमेंटल और तीसरी इंटीग्रेटिव, ठीक है, ये वाली इंटीग्रेटिव, वन सेकेंड, इंटीग्रेटिव नीड्स, इंटीग्रेटिव नीड्स, ओके, ठीक है। तो बेसिक नीड्स कौन सी हो गई, बेसिक नीड्स हमारी वही हो गई जो रोटी कपड़ा मकान रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, तो ये हमारी बेसिक नीड्स हो गई जो रोटी कपड़ा मकान वाली होती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स। तो फिजिकल नीड्स दैट ऑल पीपल हैव फॉर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। अब इसमें कल्चरल रिस्पॉन्स क्या होता है, पीपल क्रिएट फार्मिंग मेथड्स, बिल्डिंग हाउसेज, मैरी, फॉर्म ऑफ फैमिलीज, ठीक है, तो यही सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं भाई। एक परिवार हो, हंसता खेलता छोटा परिवार हो, फार्मिंग हो, खेती हो, कहीं से पैसा आ रहा हो, मैरिज हो जाए, घर हो छोटा सा, ये हमारी बेसिक नीड्स हो गई। अब यही उन्होंने ट्रोबिडेंट आइलैंड में ही पढ़ा और फिशिंग एंड गार्डनिंग हेल्प्स मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, यही उन्होंने वहाँ पे भी देखा। तो बेसिक नीड्स उनकी ऐसी उन्होंने पता लगाई भाई, एक छोटा सा परिवार हो, गार्डनिंग वगैरह हो जहाँ से हमें खाना वगैरह मिलने लगे, फिशिंग करने चले जाओ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक बेसिक नीड्स में आ गई। फिर आती है इंस्ट्रूमेंटल नीड। इंस्ट्रूमेंटल नीड में हो गया, ये एक सोशल टूल है, वो उन चीज़ का जो बेसिक नीड्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, भाई रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो कुछ तो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, चाहे बार्टर सिस्टम कर लो, चाहे आप ट्रेड कर लो, एक इकोनॉमिक सिस्टम तो होगा, कुछ लीगल सिस्टम होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है, कोई मतलब अराजकता वाला कोई नहीं होगा, कोई अनार्की नहीं होगी कि भाई कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा है। एक प्रॉपर लीगल सिस्टम होगा, किसी ने चोरी करी है तो देयर शुड बी अ सर्टेन लीगल रो, अब भले ही वो एक्ट के फॉर्म में या लॉज के फॉर्म में नहीं हो, बट वो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं। एजुकेशन होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, किनशिप फैमिली का कुछ स्ट्रक्चर होगा, बड़ा की बात माननी है नहीं माननी है, ठीक है, एक हायरार्की होगी, जैसे ग्रैंडफादर देन फादर, ठीक है, एल्डर सन, फिर चाचा ताऊ, फिर वो सब जो एक हायरार्की होगी प्रॉपर, ठीक है। अब कल्चरल रिस्पॉन्स इसमें कैसे देखते हैं हम मेलिनोव्स्की का, तो कस्टम लॉस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेडिशनल, तो ये एक सर्टेन सोसाइटी में ज़रूरी है ना, ऐसी जैसे कि हमने मेलिनोव्स्की ने जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी किंगशिप में पढ़ा था, किसमें, ट्रोबिडेंट आइलैंड में, इतना समझ में आया। तो इंस्ट्रूमेंटल नीड हो गया मतलब साधनात्मक आवश्यकताएं, ये वह सामाजिक साधन हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं को समर्थन देते हैं, तो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें आपका आर्थिक आ गया, कानूनी प्रणाली आ गई, रिश्तेदार प्रणाली आ गई, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर इंटीग्रेटिव नीड्स आ गई। इंटीग्रेटिव नीड्स और वो नीड्स होती हैं जो हमारी साइकोलॉजिकल होती हैं, वो नीड्स जो साइकोलॉजी होती है, जैसे हम किसी से एक कनेक्शन सा फील करते हैं, ठीक है, कोई जुड़ाव महसूस कर लिया हमने उनके साथ, जीवन में अर्थ पाना, मतलब हैविंग सम मीनिंग, बीइंग पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी देखने को मिल जाएंगी। इतना के लिए हुआ, क्लियर हुआ।
फिर जैसे कि उन्होंने रिलीजन, मैजिक, आर्ट, ट्रेडिशन में देखा। अब इसमें क्या है, जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स कैसे हो गई, जैसे कि मानो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हो आप, जैसे मानो फिशिंग एंड हमने उसका पढ़ा था, ठीक है, फिशिंग का, ठीक है। अब वो फिशिंग करने जाते हैं मैजिक करके कि भाई वहाँ पे डीप सी में जाने में उन्हें डर ना लगे, तो ये क्या है, ये सर्टेन इनके रिचुअल्स हैं, कोई सेरेमनीज है, कोई बिलीव है, उससे क्या होता है, उन्हें साहस मिल जाता है कि वो डीप डाइव एकदम करने जाए तो कम मरे नहीं, कुछ नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उनको साहस देती हैं। फिर सेम आता है कूला एक्सचेंज वाले में भी, ये हम चल के आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आया थ्री नीड्स की। तो मेलेनोस की यही बेसिक थ्री लेवल ऑफ नीड्स है, बेसिक वाली, ठीक है। दूसरी आपकी इंटीग्रेटिव और इंस्ट्रूमेंटल। इंटीग्रेटिव वही होती है साइकोलॉजिकल होती है, बेसिक वही हो गई आपकी जो बायोलॉजिकल नीड्स हो गई, इंटीग्रेटिव होती हैं जो सपोर्ट करके रखती हैं इनको। तो एक बेसिकली यही जोड़ा है उन्होंने। अब मेलानोस की अगला जो अपना कॉन्सेप्ट इसमें बताते हैं, अगली स्टडी बताते हैं, द व्हाट इज द कूलरिंग एक्सचेंज। कूलरिंग एक्सचेंज क्या है, उसकी भी थ्योरी उन्होंने बनती। कूलरिंग देखो एक्सचेंज एक पता है क्या है, एक सेरेमनली ट्रेडिंग सिस्टम है कि भाई एक आइलैंड ये है ट्रॉम्बीलैंड आइलैंड और एक आइलैंड ये है, तो यहाँ के लोग यहाँ पे जाते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं और यहाँ के लोग यहाँ आते हैं कभी ट्रेड करने। तो बेसिकली यह ट्रेड सिस्टम है एक, ठीक है। तो कहीं यहाँ पे आके अपना व्यापार कर रहे हैं, यहाँ के कर रहे हैं, तो किंग टू किंग। फिर उसमें कुछ कुछ होता है, फिर क्या होता है, कुछ ऐसे सेरेमोनियल चीज़ें भी होने लगती हैं इनके बीच में, ठीक है। अब इस ट्रेडिशन में क्या होता है कि कुछ सेरेमनीज होती हैं, जैसे कुछ सेरेमनीज हुई तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ के किंग यहाँ पे जो हेड ऑफ द इस ट्राइब के रहते हैं वो इन हेड के लिए कुछ लेके जा रहे हैं। तो जैसे मानो कि इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं जो ट्रेड करते उस टाइम पे, कौन, ट्रम्बिलैंड आइलैंड के जो ट्राइब्स थे वो क्या करते थे, एक रेड शेल नेकलेस होता है, ठीक है, रेड शेल नेकलेस, और दूसरा होता है वाइट शेल आर्म बैंड। तो मतलब अगर ये इनके पास कोई नेकलेस लेके जा रहे हैं रेड शेल नेकलेस, तो ये इनको एक आर्म बैंड भी दे देंगे, ठीक है, ताकि आप वो किसी को गिफ्ट कर सकें। तो ये क्या हो गया, एक सर्टेन सेरेमोनियल ट्रेडिंग एक्सचेंज हो गया कि तो तोहफे के आधार पर उनको दे रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। तो बेसिकली कूला एक्सचेंज वो चीज़ है जहाँ पे दक्षिण प्रशांत महासागर के थ्रोम्बिडेंट आइलैंड महाद्वीप और आसपास के द्वीप समूह द्वारा किए जाने वाले एक औपचारिक व्यापारिक तंत्र है। कूल प्रणाली के लोग नौका द्वारा लंबी यात्राएं करते हैं और दो विशेष प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि लाल शंखों की माला, मतलब एक कौन सा हो गया आपका नेकलेस हो गया, एक माला हो गई सफ़ेद शंख की बाजूबंद, मतलब क्या हो गया, ये आपका आर्म बैंड हो गया, जिसको आप सलूवा कहते हो जो आपका नेकलेस होगा, मवाली कहते हो आप उसको जो आर्म बैंड हो गया, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये आपको लेके जा रहे हैं, यहाँ पे नेकलेस और यहाँ से आर्म बैंड लेके आ रहे हैं। इतना समझ में आया, बस ये दो चीज़ें आप रखना, मैं तो कॉलम में पूछ लेता इनके नाम अक्सर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, बस यही कॉन्सेप्ट है। फिर माइलोनोस्की क्या इसकी क्या करी, स्टडी करी। उन्होंने ये बोलते हैं कि भाई उनको कूला की जो फर्स्ट हैंड स्टडी करी उसमें ये निकल के आता है कि ही वाज द फर्स्ट एंथ्रो टू एक्सप्लेन हाउ द एक्सचेंज सिस्टम इज डीपली टाइड टू सोशल रिलेशनशिप स्टेटड एंड ट्रेडिशनल नॉट इकोनॉमिक्स। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम क्या है, वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं रह गया है, तो वहाँ पे क्या कैसा है रह गया है, क्या और देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे अब सोशल रिलेशन भी मिल रहा है, भाई एक ऑफरिंग की तरह लेके जा रहे हो, गिफ्ट की तरह लेके जा रहे हो, ठीक है। फिर स्टेटस की बात आती है वहाँ पे कि भाई किंग किंग को दे रहा है या जो ट्राइब का हेड वो ट्राइब के हेड को देगा। एक ट्रेडिशन भी देखने को मिल रहा है कि रेगुलर इस टाइम पे इस ड्यूरेशन पे वो जाते हैं उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सोशल रिलेशन, स्टेटस और ट्रेडिशन ही देखने को मिल रहा है, ना कि सिर्फ हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि भाई आदान प्रदान हो रहा है, बार्टर हो रहा है या कुछ मॉनेटरी वैल्यू में कुछ एक्सचेंज हो रहा है। तो मेलिनोस्की ने यही बताया कि भाई जो ट्रेड है वो सिर्फ आपका इकोनॉमिक ही नहीं, उसमें आप सोशल रिलेशंस भी देख सकते हो, उसमें कुछ स्टेटस भी देख सकते हो और कुछ आप ट्रेडिशन भी देखने को आपको मिलता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने कूला रंग में कुछ अपने जो की एक्सचेंज थ्योरीज में जो कूला एक्सचेंज की थ्योरी थी उसमें कुछ की कॉन्सेप्ट बताया कि भाई ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये बात भी सही है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया बोल्ड सोशल बॉन्ड, ये सोशल बॉन्ड भी आपका क्रिएट करेगा दोनों के बीच में, ट्राइब्स के बीच में सोशल बॉन्ड को क्रिएट करेगा, एक सोशल स्टेटस क्रिएट करेगा कि कोई किसी के लिए नेकलेस जा रहा है, कोई देने जा रहे हैं किसी ट्राइब्स हेड के लिए और दूसरा ट्राइब हेड्स के लिए आपको बाजूबंद दे रहे हैं, ठीक है। हाईली रिचुअल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जैसे देखते नहीं हो पुराने पुराने मूवी में राजा महाराजा जाते थे एक राजा के दूसरे के थे, कुछ ना कुछ क्या एक बड़े 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 रिचुअल्स होते थे। फिर एग्जाम्पल्स फ्रॉम मेलिनोस्की वर्क, अब यहाँ पे मेलिनोस्की वर्क से भी ले सकते हो, जैसे कि एक चीफ है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है बहुत एक नाव में, ठीक है, और नेकलेस लेके जा रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया, और आर्म बैंड वहाँ से वापस लेके आ रहा है। अब ओवर टाइम जब ये रेगुलर होने लगा तो ये आइटम सर्कल आइसलैंड, अब ये क्या हो गया, एक रिचुअल सा बन गया धीरे 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 धीरे। तो ये सिर्फ एक क्या ट्रेड नहीं रह गया, इकोनॉमिक बेसिस पे एक सोशल रिलेशन और स्टेटस भी क्रिएट कर रहा है। दैट मीन दिस शो दैट गोल इज नॉट पोजेशन, के बाद आप पोजेस नहीं कर रहे हो बट आप पार्टिसिपेशन भी कर रहे हो एक सोशल सिस्टम में। इतनी चीज़ समझ में आई, बस एक मेलोनोस्की यही यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। अब जो मैंने आपको बताया
कि जो हमारा कूलरिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहा है, उसमें आपको सोशल वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वहीं मेलानोस्की यही बताना चाह रहे हैं, व्हाट डज द कूलरिंग टीचर्स। ये हिंदी में आप पढ़ लेना जो मैंने बताया, बस वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, अब यहाँ पे मेलानोस्की भी यही कह रहे हैं कि कूलर में हमें क्या सिखाता है, तो कूलर हमें बेसिकली ये सिखाता है कि इकोनॉमिक लुकिंग एक्टिविटी कैन एक्चुअली भी सोशल एंड इमोशनल नीड है। ये ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ही हो, उसमें क्या हो सकता है, सोशल और इमोशनल नीड्स भी हो सकती है। वो सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं, हमारी दोस्ती भी हो सकती है, ऑनर भी हो सकता है, कोई ट्रेडिशन भी हो सकता है। तो फंक्शनल थ्योरी यही कहती है कि एवरी कल्चरल प्रैक्टिस लाइक कूलर एग्जिस्ट बिकॉज इट फुलफिल ह्यूमन और सोशल नीड्स, मतलब सोसाइटी की कुछ ना कुछ नीड्स को कटेल कर रहा है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक नीड ही है। ठीक है, तो ये बात भी सही है कि तो ये मार्क्स की अगेंस्ट ही हो गई चीज़ें। ठीक है, मार्क्स सिर्फ इकोनॉमिक से फेवर कर सकते थे, बट जो मेलानोस्की वो कह रहे हैं कि भाई जो भी फंक्शन हो रहा है वो सर्टेन किस वजह से हो रहा है, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि सोसाइटी में वो सोसाइटी के कुछ ना कुछ नीड को क्या कर रहा है, वो टैकल कर रहा है, नीड को सर्व कर रहा है। इतना समझ में आ गया, यही चीज़ हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई है। अब व्हाट इज़ मेलानोस्की थ्योरी ऑफ मैजिक रिलीजन एंड साइंस। अब देखो कितनी अच्छी बात है, यहीं आप पढ़ सकते हो मैजिक रिलीजन एंड साइंस की। मैजिक क्या है, मैंने आपको मैजिक बताया मेलानोस्की का कि भाई फिशिंग और वो वाला याद कर लो, जादू ऑफ फिशिंग का। ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा कि मेलानोस्की ने मैजिक रिलीजन साइंस के बारे में 3 डिफरेंट वेज बताए हैं कि ह्यूमन बीइंग ट्राई टू अंडरस्टैंड कंट्रोल द वर्ल्ड, कैसे समझता है और विश्व को कंट्रोल करता है। दे ऑल एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ईच वन हैज स्पेसिफिक पर्पस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसी ऐसी सिचुएशन वैसा वैसा उसका पर्पस हो जाएगा। अब एक एक करके देख लेते हैं, किसका, जादू का, रिलीजन का, धर्म का, और दूसरा विज्ञान का। ठीक है भैया, समझते हैं आगे। तो अगर मैं बात करूं किसकी, मेलानोस्की की आइडिया की, वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, पीपल आर प्रैक्टिकल, दे यूज साइंस व्हेन दे कैन, रिलीजन व्हेन दे सीक मीनिंग, मैजिक व्हेन दे फेस अनसर्टेन और डेंजर। तो साइंस जब उनको ज़रूरत होती है, ठीक है, जब उनको ज़रूरत महसूस हुई कि जब उनको साइंस यूज़ करनी चाहिए वो साइंस यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो वो धर्म को यूज़ कर लेते हैं, मीनिंग जान लेते हैं, नहीं तो वो मैजिक को, कुछ भी खतरा वगैरह लगता है तो मैजिक का यूज़ कर लेते हैं। कैसे, ऐसे कि प्रैक्टिकल होता है। क्या प्रैक्टिकल होता है, जैसे मेलानोस्की ने यही जो आइडिया बताया, जब चीज़ों में समझ में आती हैं तो विज्ञान का प्रयोग होता है, जब जीवन में अर्थ या उद्देश्य खोजता है तो धर्म का यूज़ हो जाता है, जब अनिश्चितता का या खतरा दिखता है तो जादू यूज़ कर लेता है। ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको, मतलब 3 कॉन्सेप्ट हैं, साइंस, रिलीजन एंड मैजिक। एसआरएम ऐसे याद कर लो आप। ठीक है, एसआरएम। अब एसआरएम में क्या है, जब साइंस की कब ज़रूरत पड़ती है, जब चीज़ों को समझने होता है तो साइंस का यूज़ कर लेते हैं भाई, जब धर्म, उद्देश्य, ज्ञान की ज़रूरत होती है तो रिलीजन का कर लेते हैं, और जो जादू है, मैजिक, वो कब, जब डर है, भय है, तो वहाँ पे आप, खतरे का निशान है तो वहाँ पे आप जादू का यूज़ कर लेते हो। अब कैसे ये कुछ ना कुछ देखो, ये तीनों चीज़ें ना कुछ सोसाइटी में नीड को सर्व करनी है, इतना आप हमेशा याद रखना। जैसे साइंस है, पीपल यूज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस टू डू थिंग्स दैट वर्क रिलायबली, मतलब वह अनुभव और निरीक्षण के माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसमें विश्वसनीय तरीके से कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जैसे कोई प्रॉपर तरीके से कार्य करी। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया ट्रोबिरेंड आइलैंड का, तो आइलैंड में यूज साइंटिफिक नॉलेज टू फिश इन द काम शैलो लगून, दे न्यू द फिश टाइड्स हाउ टू बुल्ड कैनोन्स। तो उन्हें ये पता था कि भाई फिश कौन से टाइम पे कहाँ होगी, गहरे पानी में होगी नहीं होगी, टाइड्स कब आएंगे, कि कैसे कैनोज, मतलब वो नाव जो है कैसे बनाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये साइंस ही तो है, जो उससे जिससे वो पता लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एवरीडे नॉलेज का, ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। तो अगर रेगुलर आप किसी नाव जा रहे हो पकड़ने, तो आपको समझ में आ जाएगा ना उसका कि भाई यहाँ ये करना चाहिए, फिश इस टाइम पे यहाँ होगी नहीं होगी, हाई टाइड्स में, लो टाइड्स में कहाँ पहुँच जाएगी। तो ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आने लगी थी, तो उन्होंने साइंस का इस्तेमाल करा। अब मैजिक का कैसे कंट्रोल, अब उस फिश को डीप सी में पकड़ने जा रहे हैं, बट वहाँ पे उन्हें पता है खतरा है, तो वो क्या करेंगे, कुछ अपने मंत्र वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उन्हें शक्ति मिलेगी और वो आगे जाएंगे, जिससे उनका बेसिकली फियर और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनिश्चितता है, उससे वो बचेंगे इन द सेंस कि उन्हें वो डर नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा कोई सर्टेन एनर्जी है जो बचा रही है। तो मैजिक तो वो एक क्या सर्व कर रही है, एक वही तो सर्व कर रही है, उन्हें क्षमता दे रही है कि वो उस चीज़ को, रिस्क लेने की क्षमता दे रही है कि वो चीज़ कब कर सके। तो ये मैजिक हो गया, इतना समझ में आया। अब रिलीजन में कैसे, मीनिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। अब जैसे पीपल डील विद बिग लाइफ क्वेश्चंस लाइक डेथ, सफरिंग, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, वो ऐसे सारे ज्ञान वाली बात है, तो उसमें क्या होगा, इमोशनल मीनिंग। ठीक है, कोई बीमारी हो गई तो वैसे समझ रहे हैं कि कोई भी मेरे को समस्या है, जैसे लोग सुसाइड कर लेते तो क्या कर रहे हैं, जैसे सुसाइड कर लिया, किसी एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग समझ रहे हैं। सुसाइड में तो वही तो समझ रहा है कि भाई नहीं होगा तो मैं चीज़ों से बच जाऊंगा, मेरे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा कि मैं फेल हो गया इतनी बार। ठीक है, और मैं साइकिल से ही बच जाऊंगा, बार बार एग्जाम नहीं देना, फेल हो रहा हूँ, फेलियर नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, तो वो लोग अपने आप को समझ रहे हैं ना कि क्वेश्चन कर रहे हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, किसी से मिल जाए, नहीं मिल रहा तो मर जा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो सोसाइटी में क्या क्रिएट कर रही है, ये क्रिएट कर रही है कि मीनिंग क्रिएट कर रही है, कि इमोशनल सपोर्ट क्रिएट कर रहा है रिलीजन। ठीक है,
हालांकि डरखाइम ने इसको एक सोशल फैक्ट के बोला है सुसाइड को, वो आप डरखाइम वाले लेक्चर में जाके देख लेना, मैंने बहुत सही समझाया है उसको, तो आप एक बार पढ़ लेना उसको, 2x की स्पीड में पढ़ लेना, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने उसको टेलीग्राम पे आपको कुछ एमसीक्यूज डाल दिए हैं, गो देयर एंड डू द प्रैक्टिस, तो इजीली हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, मैजिक एंड कंट्रोल ओवर द अननोन, वही चीज़ है मैंने आपको बताई यहाँ पे कि अनसर्टेनिटी या फियर है, जहाँ पे दिख रहा है तो आप क्या करो, मैजिक वाली चीज़ यूज़ कर लो, जिससे आप भय मुक्त हो जाओगे, फियरलेस हो जाओगे। ठीक है, मेलिनोस्की का ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब मेलिनोस्की का जो लास्ट टॉपिक है वो है मेलिनोस्की ऑन मैरिज एंड किनशिप। भाई फंक्शनल अप्रोच की हमने बात करी थी, तो फंक्शनल अप्रोच ही तो अपना रहे थे मेलिनोस्की कि भाई सोशल इंस्टीट्यूशन में कोई भी होगा वो एक सर्टेन फंक्शन अपना क्या कर रहा है, सर्टेन फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है, ये बात भी ठीक है, और उस परफॉर्म फंक्शन से सोसाइटी में कुछ सर्टेन नीड्स जो है उसकी टैकल हो रही हैं, इतना समझ में आया। अब सेम मैरिज भी कोई फंक्शन तो परफॉर्म कर रही होगी, तो मैरिज क्या परफॉर्म कर रही है, सोशली अप्रूव्ड एक लेजिटिमेसी होगी वहाँ पे, जहाँ पे क्या होगा चिल्ड्रन पैदा कर सकते हो आप, एक सेक्सुअल बिहेवियर होगा, ये नहीं कि कहीं पे भी जाके आप कुछ भी सेक्सुअल डिज़ायर पूरे कर रहे हो। ठीक है, एक सोसाइटी में एक प्रॉपर सोसाइटी को क्या कर रही है, एक सॉलिडेरिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, एक उसमें बांध रही है प्रॉपर स्ट्रक्चर में। तो क्या मैरिज डिफाइंस मैरिज एज अ सोशली अप्रूव्ड यूनियन, लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन की बच्चे की वैधता होगी, एंड रेगुलेशंस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, तो ये चीज़ों को क्या कर रही है, एक फंक्शन को, एक सोसाइटी की नीड को प्रॉपर टैकल कर रही है, सर्व कर रही है। ठीक है, एग्जांपल के तौर में ट्रोम्बिडेंट आइलैंड स्टडीड बाय मेलिनोस्की, मैरिड लिंक्ड बिटवीन टू मैट्रिमोनियल क्लैंस क्रिएटेड इकोनॉमिक एंड सोशल कॉपरेशन, जहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल कॉपरेशन दोनों होगा, कहाँ पे, जो उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि विवाह को उन्होंने एक सामाजिक रूप से स्वीकृति संबंध माना जो संतानों की वैधता और यौन व्यवहार के नियम के सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे उन्होंने ट्रोम्बुलैंड महाद्वीप द्वीपवासियों की वो करी, क्या स्टडी करी, जिनके बीच में विवाह को मातृवंशीय कुलों को जोड़ता था और आर्थिक व सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देता था। तो यहाँ पे ये एक सर्टेन फंक्शन को सर्व कर रहा है, किसकी, सोसाइटी की। तो मैरिज का आपको फंक्शन समझ में आ गया कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, अब वैसी बात आती है किंगशिप की। ठीक है, संबंध की। तो किंगशिप में क्या है, बेसिकली बायोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ किंग्स है, किंगशिप है। कैसे, उन्होंने संबंध को जैविक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों आधारों पर महत्वपूर्ण माना। संबंध केवल वंश पर नहीं बल्कि पारिवारिक दायित्वों और भूमिकाओं पर भी आधारित होते हैं। मतलब वो ऐसा मानते थे, वो मैंने उसके ऐसा बिलीव कर, मतलब जो कूला वाले थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि ये सिर्फ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, एक सर्टेन फैमिली एक सर्टेन रोल प्रोवाइड कर रही है, ऐसा मेलिनोस्की ने बताया। किसको, किनशिप को। तो किनशिप क्या है, किनशिप वही है कि जो भी आपके रिलेशंस, नातेदार हैं, ठीक है, रिश्तेदार हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, ब्लड पेरेंट फादर का है, ठीक है, पेरेंट्स का है, किसके, अपने बच्चों के साथ, सिबलिंग्स आपस में है, तो ये क्या है, एक सर्टेन एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, एक सर्टेन रोल प्ले कर रहे हैं एक फैमिली को बांधने में। इतना क्लियर हुआ, तो ये भी सोसाइटी की नीड है। तो वैसी ट्रोबिडेंट सोसाइटी में यही कर रहे हैं कि मैटरनल अंकल हैड मोर अथॉरिटी देन द बायोलॉजिकल फादर, ऐसा इन्होंने यहाँ पे देखने, मामा को ज़्यादा अधिकार है पापा से, शोइंग स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिलिनियन किंगशिप, क्योंकि वह मैट्रिलिनियन सोसाइटी है, बट पैट्रिलिनियन सोसाइटी पापा का ज़्यादा अधिकार होगा, मामा से पटे नहीं पटे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा किंगशिप का हिसाब है। अब कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि मेलिनोस्की ने बोला कि जो मैरिज और किंगशिप है वो अपना सर्टेन फंक्शनल रोल प्ले कर रही है, और उसमें वो क्या कर रही है, वो सामाजिक स्थिरता, मतलब सोशल स्टेबिलिटी को, चाइल्ड केयर को, बाल देखभाल को, और कल्चरल कंटिन्यूटी को, कार्यात्मक तंत्र को, इन सब का फंक्शन जो है कर रही है, और सोसाइटी को क्या कर रही है, स्टेबल कर रही है। इतना समझ में आया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म क्या कहता है। उस फंक्शनलिज्म के आधार पे उन्होंने कल्चर को एक सेंटर पॉइंट बनाया, फिर उन्होंने ट्राइब्रियॉन्ड की जो आइलैंड के जो ट्राइब्स थी उनकी पढ़ाई करी, ठीक है, और उन्होंने बताया कि मैजिक, रिलीजन और साइंस को कैसे यूज़ करते हैं, मैजिक एंड फिशिंग के बारे में बताया, कूलर रिंग को बताया कि भाई सिर्फ इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं है, ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर पर नहीं है, सोशल स्टेटस और इन सब चीज़ों पर भी फोकस करता है। फिर उन्होंने बताया कि मैरिज जो है ठीक है, साथ ही साथ और क्या है, आपका जो किनशिप है वो भी एक सर्टेन फंक्शन को क्या कर रही है, टैकल कर रही है। सो ये हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है मेलिनोस्की में। मिलते हैं नए वीडियो नए थिंकर के साथ। हैव अ नाइस डे, और प्रिपरेशन अपनी करते रहो। मैं फाइनली ये पूरा आपको, जो पहले एक बार थिंकर्स हमारे कंप्लीट हो गए ना, तो आपको बहुत ईजी रहेगा आंकड़े की 9 यूनिट करने के लिए, और वो मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। बस एक बार ये सारे थिंकर्स आप पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और मैथ द फॉलोइंग में भी आते हैं, और साथ ही साथ आपके
सेंटेंस बेस्ड भी आते हैं। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसको फॉलो कर लो, मैं आपको वहाँ क्विज डालता रहूँगा और एक लेक्चर क्विज का भी लेके आऊँगा। ठीक है, बस एक बार कॉन्सेप्ट आप बार बार इसको पढ़ लो। इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा वन एंडर, तो उसके माइंड मैप की तरह, तो उसको बार बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में कर दूँगा। सो कीप फॉलोइंग, हैव अ नाइस डे, बाय।